हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद में मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे, जहां हम परसेंटेज को पढ़ रहे हैं ताकि हमारे जो परसेंटेज स्कोर आए वो आए 100%। कितना स्कोर आए? 100%। तो 100% स्कोर का हमारा टारगेट है, लेकिन वो करने के लिए हमें परसेंटेज को, एवरेज को, सभी टॉपिक्स को पढ़ना होगा। तो वही हम पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने परसेंटेज के कुछ सवाल प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करे हैं, उसके आगे हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे कंटिन्यू कर रहा हूं नेक्स्ट सवाल। आज की क्लास का पहला सवाल, जानदार सवाल आपकी फेवरेट कार के लिए। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। Due to reduction of 20% in the price of wheat, RA can purchase 5 kilo more wheat for 320, then find। अब ये आपसे ये चीजें पूछ रहा है। गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने से RA 5 किलो ज्यादा गेहूं 320 में खरीदता है। मतलब गेहूं की कीमत में 20% की कमी होगी तो 320 रुपए में पहले जितने गेहूं आ रहे थे अब उससे 5 किलो ज्यादा आ रहे हैं। तो हमें बताना है ओरिजिनल प्राइस क्या था, प्रेजेंट प्राइस क्या है, प्रेजेंट प्राइस क्या है, ओरिजिनल परचेज क्या था और प्रेजेंट परचेज क्या है, कि ओरिजिनली कितना परचेज कर रहा था और अभी कितना परचेज कर रहा है। तो अब देखते हैं एक बार कि कमी हुई है आपके 20%, यानी कि 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। 20% की कमी हुई है यानी 1/5 की। तो वृद्धि कितने की होगी? वृद्धि कितने की होगी? ऊपर वाला तो भगवान है, ऐसा का ऐसा रहेगा। 5 में से 1 घटा दो 4, वृद्धि होगी 1/4 की। यानी कि अगर वो पहले 4 यूनिट खरीद रहा था तो अब बढ़कर 5 यूनिट खरीदेगा। चाहो तो ऐसे भी कर लो कि कीमत 5 से घटकर 4 होगी, हमें खर्चा पूरा बराबर रखना है, तो मैं अब 4 की जगह 5 खरीद सकता हूं। 4 की जगह 5 खरीद सकता हूं, दोनों से बात एक ही है। तो 1/4 की वृद्धि होगी, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो वृद्धि हुई उसकी वैल्यू कितनी है? 5 किलो। अब 5 किलो ज्यादा गेहूं खरीद रहा है ना, तो ओरिजिनल परचेज, ओरिजिनल परचेज, ओरिजिनल परचेज क्या होगा? 4 यूनिट। ओरिजिनल परचेज क्या होगा? 4 यूनिट, वो हो जाएगा 20 किलो। आ गया समझ में कि आपके इसका मतलब 1/4 की वृद्धि हुई है, 4 पर 1 की वृद्धि। 1 की वैल्यू 5 है, यानी कि ओरिजिनली जो खरीद रहा था 4 यूनिट, उसकी वैल्यू आ गई 20 किलो। तो न्यू परचेज क्या हो जाएगा? अब 20 किलो तो पहले खरीद ही रहा था, 5 किलो और एक्स्ट्रा खरीद रहा है तो 25 किलो। या ऐसे देख लो, 4 यूनिट पे 1 की वृद्धि होगी तो अब खरीद रहा है 5 यूनिट, उसकी वैल्यू आ गई 25 किलो। तो 20 किलो और 25 किलो, ये दो ऑप्शन में है। अब इसकी प्राइस निकाल देते हैं। प्राइस पहले 320 रुपए में 20 किलो खरीद रहा था, ये ओरिजिनल प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस है कि 320 रुपए में 20 किलो खरीद रहा था, तो प्राइस थी 16 रुपीस पर केजी। कि पहले जो है आपके जो है 320 रुपए में 20 किलो चीनी आ रही थी, गेहूं आ रहे थे, तो 16 रुपए किलो होगी। अब न्यू प्राइस निकाल देंगे। अब 320 रुपए में 25 किलो चीनी खरीद रहा है, तो प्राइस होगी या तो 25 का भाग दे दो या फिर 4 से गुणा करके। जैसे मान लो यहां पर देखो 320 में मुझे भाग देना है 25 का, तो मैं ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दूं तो नीचे हो जाएगा 25 चौक 100। नीचे कितना हो जाएगा? 25 चौक 100। तो 0 से 0 काट दो। 32 इंटू 4 हो गया 128। 32 इंटू 4 कितना हो गया? 128। 1 0 नीचे है, उसकी जगह पॉइंट लगा तो 12.8 रुपीस पर किलो। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, ओरिजिनल प्राइस 16 रुपए किलो, न्यू प्राइस 12.8 रुपए किलो, ओरिजिनल कंजप्शन 20 रुपए किलो और न्यू कंजप्शन 25 रुपए किलो, 25 किलो। तो ये आपका हो गया सवाल। 4 पूछे थे, चारों के चारों का आंसर आ गया केवल इस एक कंसेप्ट से। अब देखते हैं
कि कमी हुई है 1/5 की, तो वृद्धि कितने की होगी 1/4 की। 5 पर 1 की कमी तो वृद्धि होगी 4 पर 1 की, यानी कि 1 की वैल्यू है 5, तो ओरिजिनली ये काम में ले रहा था 20 किलो, अब वृद्धि होकर कितना काम में ले रहा है 25 किलो। 320 रुपए में 20 किलो चीनी खरीद रहा था, तो आपके प्राइस आ गए 1 किलो चीनी का 16 रुपए। अब 320 में 25 रुपए 25 किलो चीनी खरीद रहा है, तो 1 की वैल्यू आ गई 12.8। या ऐसे नहीं करना चाहो तो इस प्राइस से ऐसे भी निकाल सकते थे कि जो ओरिजिनल प्राइस थी उसमें 20% की कमी हुई है, ओरिजिनल प्राइस थी उसमें 20% की कमी हुई है, तो 16 में 20% की कमी होगी, यानी कि 16 का 80% नई प्राइस होगी। 16 का 80% नई प्राइस होगी, तो 16 अंटे 128 और 1 पॉइंट लगा तो 12.8। ऐसे भी निकाल सकते कि जो ओरिजिनल कीमत थी उसमें 20% की कमी होगी, तो नई कीमत ओरिजिनल कीमत की 80% ही रहेगी, तो 12.8 रुपए पर किलो इसकी कीमत होगी। तो बस इस एक चीज से कि कितनी वृद्धि होगी, हमने सभी चीजें फाइंड कर ली, ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। एक आयत की लंबाई में द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, by how much percent must its breadth reduce so the area remains the same। एक आयत की लंबाई में यदि 60% की वृद्धि कर दी, तो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करें ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यानी कि सेम रहे। एरिया क्या होता है, एरिया रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया। अब आप बताओ ये किस किस चीज पर निर्भर कर रहा है, तो लंबाई और चौड़ाई पर। यानी कि मैं लंबाई बढ़ा रहा हूं जैसे उतनी अगर मैं ये चौड़ाई कम कर दूं तो मेरा एरिया सेम रहेगा। तो ये होगी आपके लंबाई, ये होगी चौड़ाई। अब देखो मैंने क्या किया है, लंबाई में वृद्धि की है 60%, लंबाई में वृद्धि की है 60% की, यानी कि 3/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/5। तो यानी कि अगर पहले मेरी 5 थी लंबाई, तो अब 3 की वृद्धि होके होगी 8। ये हो गया ओरिजिनल और ये हो गया न्यू। कि पहले अगर मेरी लंबाई 5 थी तो मैंने 5 पर 3 की वृद्धि कर दी, तो अब लंबाई होगी 8। अब मुझे चौड़ाई पर कमी करनी है, तो चौड़ाई पर कमी पूरा बराबर रखना है, तो इनको उल्टा कर दो अनुपात, ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। मुझे इन दोनों का गुणनफल समान रखना है। 5 की जगह 8 कराए, तो अब 8 की जगह 5 कर दो। तो मैंने कमी कितने की करी, कमी करी मैंने 3 यूनिट की चौड़ाई में कमी। तो सॉरी, कमी की मैंने 3 यूनिट की कमी की 8 पर। मेरे 8 था पहले चौड़ाई, तो अब 5 होगी, तो 3 की कमी की 8 पर, यानी कि 3/8 कितनी परसेंट होती है 37%। 37% आंसर। बिल्कुल आसान है, कुछ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है कि 60% की वृद्धि की, यानी कि लंबाई पहले 5 थी तो अब बढ़कर होगी 8। चौड़ाई को कितनी कमी करूं कि एवरेज एरिया मेरा सेम रहे, तो लंबाई को 5 से 8 कराए, तो चौड़ाई को 8 से 5 कर दो, यानी कि मैंने 3 की कमी की 8 पर, तो कितने परसेंट 37%। या आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो जैसे हम आगे अभी काम में ले रहे थे कि कैसे वृद्धि हुई है मेरे, ये है वृद्धि और ये है आपके कमी। वृद्धि हुई है मेरे 60%, यानी कि 3/5 की, 3/5 की वृद्धि हुई है, तो कमी कितने की होगी, बस वो का वही है, क्योंकि मुझे एरिया तो सेम रखना है, तो जिस अनुपात में मैंने वृद्धि की है वैसे ही घटा दूंगा। ऊपर वाला तो भगवान है, 3 की जगह 3 ही रहेगा, ऊपर वाला भगवान है 3 की जगह 3 ही रहेगा। नीचे वृद्धि से कमी में जा रहे हैं, तो 3 और 5 8, 3 और 5 8, तो मेरे 3/8 की कमी होगी, यानी कि 37.5%। ये आ गया आपका डायरेक्ट आंसर 37%। आ गया समझ में कि मैंने जो वृद्धि करी वो मैं कमी कर दूंगा। यहां मैंने 3 बढ़ाए थे, तो यहां 8 से 3 कम कर दूंगा, यही था। अब देखो
मैंने 3/5 की वृद्धि करी, तो अब आपने क्या किया, 3 यूनिट बढ़ाए हैं तो 3 की कमी होगी, ऊपर वाला तो भगवान है। अब 3 से 5 से 3 बढ़ के 8 हो गया, तो अब 8 पे 3 कम कर दो, या बिल्कुल ऐसे याद रखो 3 यहां था तो 3 यहीं रहेगा। अब हम वृद्धि से कमी पर जा रहे हैं, तो 5 और 3 8, कमी से वृद्धि पर जाएंगे तो 8 में से 3 घटा देंगे। आ गया समझ में? तो 3/5 की मैंने वृद्धि की थी, तो कितने की कमी करूंगा, ऊपर वाला तो भगवान है, 3 ऐसे का ऐसा, और 5 और 3 8, 3/8 की कमी करूंगा, यानी 37.5% की कमी होगी। नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, by how much percent must its base reduce so the area increased by 10%। किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि करी है, 20% की वृद्धि करी है, तो इसके आधार में कितने परसेंट की कमी करूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 10% बढ़े। अब एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, तो मेरा जो एरिया है किसी भी ट्राइंगल का वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो उसका बेस और एक उसकी हाइट। ये आपका ये होता है आपका, मान लो त्रिभुज, तो इसका ये तो बेस है और ये हाइट है, इन दोनों पर इसका एरिया डिपेंड करता है। तो जितना मैंने बेस में कुछ वृद्धि कमी करी होगी, वृद्धि करी है मान लो बेस में, तो हाइट में कमी कर दूंगा, और हाइट में वृद्धि है तो बेस में कमी कर दूंगा। तो ये आपका हो गया बेस, ये हाइट, और ये हो गया एरिया। क्या हो गया, एरिया। अब देखो ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि पहले मेरी 5 थी ऊंचाई तो अब होगी 6। पहले अगर मेरी 5 थी ऊंचाई तो अब कितनी होगी 6। अब मुझे क्षेत्रफल जो है 10% ही बढ़ाना है, तो यानी कि 10 से 11 करना है, 10 से 11 करना है मुझे क्षेत्रफल का एरिया, इनका अनुपात ये रहेगा। अब अगर मैं बेस निकालूं यहां से, तो मुझे इसमें भाग देना पड़ेगा, मुझे इसमें भाग देना पड़ेगा, तो यहां पर ऐसी वैल्यू मानो जिससे ये कट जाए। तो हम इसको 6 से गुणा कर देंगे, 60 और 66। ये चीज आई है नहीं आई समझ में कि एरिया मैंने जिस अनुपात में बढ़ाया है, तो सॉरी हाइट मुझे जिस अनुपात में बढ़ाई है, तो मुझे बेस में उसके हिसाब से कमी करनी पड़ेगी ताकि एरिया केवल 10% बढ़े। 10% का मतलब 10 से 11 भी मान सकते हो, 100 से 110 भी मान सकते हो, लेकिन मैं ऐसी वैल्यू मानूंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो। तो मुझे यहाँ पर 6 पूरी कट जाए, तो इस अनुपात में रखना पड़ेगा। तो मैं 6 से गुणा कर दिया 10 और 11 को, यानी कि पहले मेरा एरिया अगर 60 था तो अब हो जाएगा 66। अब आप निकाल दो बिल्कुल इजी वे में, बेस कितना होगा, तो बेस अगर पहले 12 का अनुपात था तो अब हो जाएगा 11 का। आया या नहीं आया समझ में? ये सिर्फ अनुपात है, ये सिर्फ रेशो है, इसका ओरिजिनल वैल्यू से कोई नाता नहीं है, इसका ओरिजिनल वैल्यू से कोई नाता नहीं है। आप सिर्फ इतना देखो कि अगर ये 5 से 6 के अनुपात में बढ़ा है, 5 से 6 के अनुपात में बढ़ा है, तो और ये एरिया 60 से 66 के अनुपात में बढ़ा है, ये सिर्फ अनुपात है। तो इसका मतलब अगर ये 5 से 6 बढ़ा है और ये 66 से 11, ये तो बढ़ा है 20% और ये पूरा 10% ही, यानी कि इसमें मुझे कोई ना कोई कमी करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे इसमें कोई ना कोई कमी करनी पड़ेगी। तो ये 60 से 66 हो गया, मेरा केवल एरिया इन दोनों पे डिपेंड है, 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 5 से बढ़कर 6 हो गया, तो मेरा एरिया 12 से 11 अनुपात में कन्वर्ट होना चाहिए, तब एरिया, जब लंबाई सॉरी इसकी लेंथ सॉरी इसका बेस, इसका जो बेस है वो 12 से 11 में कन्वर्ट होगा, तभी एरिया 60 से 66 होगा। तो मुझे कमी कितने की करनी है, 1/12 की। मतलब ओरिजिनली अगर मेरा बेस 12 यूनिट था तो अब 1 यूनिट की कमी हो जाएगी। 1/12 कितना परसेंट होता है, 8.33%। मैंने आपको कहा था आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, तो 1/12 की कमी करेंगे, 8.33 आंसर। आ गया समझ में कैसे? कि हमने क्या किया, आपकी हाइट जो है 5 से बढ़कर 6 होगी,
5 से बढ़कर 6 होगी, लेकिन मुझे इस हिसाब से बेस रखना है कि मेरा एरिया 60 से 66 हो। तो पहले अगर एरिया था 12 यूनिट तो अब एरिया हो जाएगा 11 यूनिट। पहले एरिया था 12 यूनिट तो अब एरिया कितना हो जाएगा 11 यूनिट। तो 12 से 11 हो गया बेस। पहले अगर बेस 12 यूनिट था तो अब 11 यूनिट हो गया। कमी करी मैंने 1 की 12 पर, 12 पर 1 की यानी कि 8.33%। अब आप चाहो तो इसको मैं वैसे भी समझा सकता हूं कि मेरा लेंथ जो है वो बड़ी है 20%, 5/6, 20% बड़ी है। अब आप देखो कि मैंने क्या किया, यानी कि पहले मेरी अगर हाइट 5 थी तो अब होगी 6। अगर मेरी हाइट 5 थी तो होगी 6। ये टोटल 20% का इंक्रीज हुआ है। इसमें से ये 10% तो मैं बढ़ा सकता हूं एरिया में, और बचे हुए 10% को बराबर करना पड़ेगा। ये आई या नहीं आई समझ में? देखो कि 20% की वृद्धि करी, ये 20% की वृद्धि होगी 5 से बढ़कर 6। इसमें से मैं 10% का तो एरिया बढ़ा सकता हूं, 10% एरिया बढ़ा सकता हूं। तो जो मेरा एडिशनल 10% है उसको मैं दूर कर दूंगा। 10% वृद्धि दूर करनी है, वृद्धि दूर करनी है। यह आपको सिर्फ समझने के लिए है कि 10% वृद्धि दूर करनी है, मतलब जो 10% मेरा एक्स्ट्रा बढ़ा उसको दूर करना है। 5 पर 10% बढ़ा है तो 6 पर कितने की कमी करूं? मान लो 6 पर x की कमी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50/6 या फिर 100/12, 100/12%, या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/12, तो 8.33%। 100/12% को फ्रैक्शन में बनाना है तो 100/12 परसेंटेज की जगह लगा दूंगा 1/100, यानी कि 1/12। तो 1/12 कितना होता है 8.33, या फिर आप चाहो तो इस 50 में ही 6 का भाग दे लो, यहां से डायरेक्ट भी आ जाएगा। 50 में 6 का भाग देंगे तो 8 सही 1/3% या 8.33%। इतनी कैलकुलेशन करने की भी नीड नहीं है। 50/6 यानी कि 8.33%। तो आ गया समझ में? 20% की वृद्धि हुई थी, 10% तो मैंने मान लिया। तो 50 पर 10% की वृद्धि को 6 पर कितने की कमी करके दूर करूं? तो 50/6, 5 पर 10% की वृद्धि 6 पर x% की कमी से दूर होगी। तो x की वैल्यू आ गई 50/6 या फिर 1/12 कह दो तो 8.33%। अब नेक्स्ट सवाल देखो, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें और चौड़ाई 16 से ही 2/3% कम कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? आपके रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमें दिया हुआ है कि अगर हमने लंबाई तो 20% बढ़ाई और चौड़ाई 16 से ही 2/3% कम करी तो उस पर एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा? तो ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये एरिया, कि मैंने लंबाई बढ़ाई 20%, यानी कि पहले 5 थी तो अब कर दी 6। ये तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 20% का मतलब है 1/5। तो पहले मेरी लंबाई 5 थी तो अब होगी 6। 16 से ही 2/3% कम कर दी। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, यानी कि पहले मेरी चौड़ाई 6 थी तो अब मेरी चौड़ाई 1 घटकर 5 होगी। पहले मेरी चौड़ाई 6 थी तो अब घटकर होगी 5। पहले इस आयत की चौड़ाई 6 थी तो अब होगी 5। पहले एरिया कितना आ रहा था लंबाई इंटू चौड़ाई 30, अब एरिया कितना आ रहा है 30। तो मतलब मेरे एरिया में कितना चेंज हुआ? नो चेंज। ये आपका, इस तरीके से आपको इन सवालों को करना है। एक बार वापस देखो, लंबाई बढ़ी 20% यानी 5 से बढ़कर होगी 6, तो चौड़ाई कितनी होगी 16 से 2/3% यानी कि 1/6 कम होगी, तो 6 से घटकर 5 होगी। अब आप चाहो तो इनको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। आपको एरिया निकालने की जरूरत नहीं थी कि यार ये तो 5 की जगह 6 हो गया और ये 6 की जगह 5 हो गया, यानी कि पूरा बात बराबर होगी। एक 5 से 6 गया तो दूसरा 6 से 5 हो गया, तो मेरा पूरा एरिया बराबर रहेगा। तो आप यही देख सकते थे कि मेरे नो चेंज आएगा। ठीक है, कि 5 से 6 हुई और चौड़ाई 6 से 5 होगी, तो जितनी मेरी लंबाई में वृद्धि हुई उतनी चौड़ाई में कमी होगी, तो मेरा एरिया रहेगा सेम। तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा? नो चेंज। बिल्कुल इजी सवाल है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कारपेंटर राहुल इन
Rahul's income is 600 rupees per day. If salary is increased by 20% and work is decreased by 12.5%, then what will affect on his income? एक कोई कारपेंटर है राहुल, उसकी प्रतिदिन की आय 600 रुपए है। यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दें और कार्य को 12.5% कम कर दें। अब ये आय और आय से थोड़ा सा आप समझो, इसका मतलब इसका मेहनताना, इस आय का मतलब है मेहनताना। यदि उसके जो प्राइस मिल रही है, पगार मिल रही है, मेहनताना मिल रहा है, उसको 20% बढ़ा दें। मतलब पहले अगर 100 रुपए दे रहे थे हम किसी काम को करने के, तो अब 120 रुपए देंगे, लेकिन उसका काम कम कर दें तो उसकी ओवरऑल इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप देखो ओवरऑल इनकम क्या होती है, आपको कितना प्राइस मिल रहा है, कितना मेहनताना मिल रहा है काम करने का इनटू वर्क, वो आपकी ओवरऑल इनकम होती है। मतलब आपको किसी काम को करने का कितना मेहनताना मिल रहा है वो इनटू काम कितना मिल रहा है। देखो कैसे ये होता है, अगर मान लो एक व्यक्ति है, उसको मैं काम करने के देता हूं 100 रुपए एक काम करने के, दूसरा व्यक्ति है उसको एक काम करने के मैं 120 रुपए देता हूँ। ए को मैं एक काम करने के 100 रुपए देता हूं और बी को देता हूं 120। अब लेकिन मैं इससे दिन भर में 5 काम करवाता हूं, इससे दिन भर में 5 काम करवाता हूं और इससे काम करवाता हूं 4, तो इसको एक काम के 100 रुपए मिलते हैं, तो ये शाम होने तक 500 रुपए कमा लेगा 5 कामों के, और इसको 120 रुपए मिलते हैं, तो ये शाम होने तक 480 रुपए कमा लेगा 4 कामों के। आया या नहीं आया समझ में? तो इस तरीके से इनकी सैलरी निर्धारित होती है, इस तरीके से इनकी सैलरी निर्धारित होती है कि आपने क्या 100 रुपए एक काम के दे रहे हो, 5 काम करवाया तो 500 रुपए, इसको 120 रुपए दे रहे। देखने पे तो लग रहा है कि यार इसकी सैलरी ज्यादा है, लेकिन ये काम भी तो 4 ही करता है, तो इसकी जो टोटल सैलरी होगी वो होगी 480 सॉरी। तो ये आपको समझना है, इसमें सैलरी से कंफ्यूज मत होना। तो प्रतिदिन की आय 600 रुपए है। अब मुझे देखो ये पूछ रहा है कि मैं मेहनताना 20% बढ़ा दूं और कार्य को 12.5% कम कर दूं, तो फर्क कितना पड़ेगा आय पर। अब मुझे इस 600 रुपए से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये कह रहा है कि आपने प्राइस बढ़ाई परसेंटेज में, ये वर्क कम किया परसेंटेज में, ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा परसेंटेज में। तो चाहे इसको पहले मान लो 100 रुपए मिल रहे हैं, चाहे 1000 मिल रहे हैं, चाहे 600 मिल रहे हैं, मुझे उससे क्या मतलब। मुझे तो ये कहा है इतनी परसेंट बढ़ाया, इतना परसेंट कम किया, ओवरऑल कितना परसेंट फर्क पड़ेगा। तो मुझे इस 600 से कोई मतलब नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिए। समझ में आना चाहिए कि किस चीज से मुझे मतलब है या किस चीज से नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो ये 600 मेरे किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ उसी तरीके से है जो आपके एडिशनल सर्विंग होती है, ताकि आप उसमें ट्रैप हो जाओ। तो मुझे क्या है, मेहनताना 20% से बढ़ गया, ये हो गया आपके प्राइस, ये वर्क, और ये होगी इनकम। तो आपके मेहनताना 20% से बढ़ गया, यानी कि पहले 5 रुपए मिल रहे थे किसी काम के, तो अब हो गए 6। 5 मिल रहे थे तो अब हो गए 6। और मैंने क्या किया, वर्क को 12.5% कम कर दिया। 12.5% मतलब 1/8, 12.5% मतलब 1/8। मतलब पहले मैं 8 काम करवा रहा था तो अब करवा रहा हूं 7। पहले अगर मैं 8 काम करवा रहा था तो अब कितने करवा रहा हूं 7। तो अब इनकी सैलरी देख लेंगे, अब इनकी सैलरी देख लेंगे कि पहले 5 रुपए पर काम के मिलते थे और 8 काम करता था तो सैलरी थी 40 रुपए। कितनी थी 40 रुपए। अब 6 रुपए एक काम के मिल रहे हैं और टोटल काम 7 कर रहा है, तो सैलरी होगी 42। सैलरी कितनी होगी 42 रुपए। तो इसकी इंक्रीमेंट कितना लगा, इंक्रीज कितनी हुई 2 रुपए, इंक्रीज कितनी हुई 2 रुपए। तो हमें तो परसेंटेज पूछ रहा है कितनी इंक्रीज हुई, 2 हुई 40 पर, तो 100 पर कितनी होगी, 2 हुई 40 पर तो 100 पर कितनी होगी, ये 2 से कट जाएगा 20 बार, 20 पंजे 100, तो आपके 5% का इंक्रीज। ठीक है कि 2 हुई 40 पर तो 100 पर कितनी होगी, तो आपके सामने आ जाएगा 5%। ठीक है, ये इसका आंसर। अब आपको आया समझ में कि क्या मैंने किया, कि मैंने मेहनताना 20% से बढ़ा दिया, यानी कि 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया,
और वर्क जो था उसके पास, जो कार्य था वो 8 से घटाकर 7 कर दिया, यानी कि इसकी जो इनकम होगी वो पहले 40 रुपए थी तो अब 42 होगी। अब आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं कि इंक्रीज हुआ 2 रुपए का 40 पर, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार 40 पर अगर 10% बढ़ते तो 4 रुपए बढ़ते, 40 पे 10% बढ़ते तो 4 रुपए बढ़ते, 4 की जगह आधे बढ़े यानी कि 5% बढ़ा है। ऐसे कर सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए है चीजें, वहां ऐसे काम में नहीं लेना है। सोचो कि 40 का कितना परसेंट 2 रुपए है, तो 10% 4 रुपए है तो उसका आधा 5% हो जाएगा 2 रुपए, ये आपका आंसर। अब इस 600 का कोई फर्क पड़ा क्या? 600 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ इतना सा देखो कि भाई 40 थी पहले इनकम, अब 42 होगी, तो आपके इंक्रीज कितने का हुआ? 2 का 40 पर, यानी कि 5%। या थोड़ा सा ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि 2 का हुआ 40 पर तो 100 पर कितना होगा? परसेंटेज का मतलब ही है ना 100 पर कितना होगा, तो 40 की जगह हम 100 कर रहे हैं तो 2.5 गुना, तो 2 का भी 2.5 गुना कर दो, यानी कि 5 का फर्क पड़ेगा 100 पर। ऐसे आप कैसे भी लगाओ, थोड़ा सा आपको अंदाजा लगाना आना चाहिए और आपके आंसर हो जाएंगे कि 2 बढ़ रहा है 40 पर, यानी कि 5% का इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of a rectangle is increased by 62 and 1/2% and its breadth is decreased by 7 and 9/13%, find the percentage change in area। कि अगर किसी आयत की लंबाई जो है 62 सही 1/2 यानी कि 62.5% बढ़ जाए और चौड़ाई 7 सही 9/13% घट जाए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो बिल्कुल देख लो क्या परिवर्तन होगा। ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये एरिया है। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये एरिया है। 62.5%, 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है तो बताओ जरा। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12.5% की होती है 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, ये उसका 5 गुना है तो 5/8। ये याद होनी चाहिए, मैंने पहले भी लिखवाया था। तो 62.5% 5/8 की वृद्धि होगी, यानी कि अगर पहले लंबाई 8 थी तो अब 5 बढ़कर होगी 13। कितनी होगी? 13। अब देखो चौड़ाई 7 से ही 9/13%, 7 से ही 9/13% फ्रैक्शन की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/13। याद करवाई थी मैंने ये, या आप ऐसे याद नहीं है तो 13 सत्ते 91 और 9 100/13%। इसको मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लो, 13 सत्ते 91 और 9 100/13%, यानी कि 1/13। तो मेरी अगर पहले चौड़ाई 13 थी, इस आयत की चौड़ाई 13 थी, तो अब 1 की कमी होकर होगी 12। 1 की कमी होकर होगी कितनी? 12। तो अब यहां पर देखो, अब आप यहां पर 8 × 13 करोगे, फिर 12 × 13 करोगे, इतना दिमाग मत लगाओ, आप खुद ही देखो कि ये 8 × 13 होगा। मतलब यहाँ 13 × 8 104 लिखोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, डायरेक्ट समझो 8 × 13 होगा और अब हो गया 12 × 13। पहले एरिया 8 × 13 था, अब हो गया 12 × 13, तो कितना बढ़ा? 4 × 13। इंक्रीज कितना हुआ? पहले 8 × 13 था एरिया, अब हो गया 4 × 13 बढ़कर 12 × 13। कि पहले मेरा एरिया था 8 × 13, अब हो गया 12 × 13, तो मेरे इंक्रीज हुआ 4 × 13 का, कितने पर? 8 × 13 पर। तो कितना परसेंट हो गया? कैलकुलेट कर दो, 13 से 13 तो कट जाएगा, ये 4 की वृद्धि हुई है 8 पर, यानी कि आधा। तो 100 का आधा कितना? 50%। 100 का आधा कितना? 50%। तो मेरा इंक्रीमेंट हुआ 50%। यह आपका आंसर। आप 13 × 8 104 करते, 12 × 13 156 करते, तो फिर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते कि 52 बड़ा है 104 पर। तो इतनी कैलकुलेशन करो ही क्यों, डायरेक्ट ही लिख दो ना कि 8 × 13 है और ये 12 × 13 है, तो मेरे 4 × 13 बढ़ा है 8 × 13 पर, तो आधा बढ़ा है, यानी कि 50%। एक तरीका यहां और हो सकता है, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये तो होगी 8 से बढ़ के 13 और ये होगी 13 से घट के 12, है ना। अब हमने क्या किया, देखो आपने क्या किया, ये 8 × 13 और 12 × 13 करा, लास्ट में 13 से 13 काटा। लास्ट में क्या किया? 13 से 13 काटा ना, तो यही कर दो ये चीज। मुझे इन दोनों का अनुपात ही तो चाहिए,
मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का अनुपात ही तो चाहिए। तो अनुपात निकाल के जब मैं लास्ट में 13 से 13 काट रहा हूं तो यहीं पर 13 से 13 काट दो तो भी अनुपात वही आएगा। यहां हम ओरिजिनल और न्यू का रेशो ही तो निकाल रहे हैं, ओरिजिनल और न्यू का रेशो ही तो निकाल रहे हैं। तो जब रेशो में है लास्ट में 8 इंटू 13 और 12 इंटू 13 आपस में कट सकता है तो शुरू में ही क्यों ना काट दूं, मैं शुरू में ही क्यों ना काट दूं। तो यह 13 से 13 कट गया, 4 से गया एक बार, 4 से गया 2 बार, या सॉरी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मतलब वो एरिया 2 से बढ़कर 3 हो गया। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 1 का 2 पर, तो कितना परसेंट, यानी कि 50%। अब आप देखो इस कैलकुलेशन से ये ज्यादा इजी है, यहीं से काट दो कि रेशो है तो 13 से 13 कट गया और 8 से 12 कट गया 2 से 3 बार। मतलब अगर मेरा ओरिजिनल एरिया 2 था तो अब बढ़कर 3 हो गया, 1 की वृद्धि हुई 2 पर, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ साहब, 50%। और ये 50% आपका आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हो, हमें समझना है कैसे मेरी कैलकुलेशन कम हो। तो देखो आज की क्लास समय समाप्ति की ओर है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको अच्छे से इनको रिवाइज करना है। और अगर ये तरीके कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि लोगों तक रीच बढ़े और अच्छे व्यूज आए, लोग और अच्छे से जानकार हों। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।